हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां पर आपको पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, क्लास 9 की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। ये हमारी वीडियो फंडामेंटल राइट पर चल रही है। 5वां चैप्टर हम देख रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार। और ये फंडामेंटल राइट किसके पार्ट है? अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे डीएसएसएसबी का, तो उसमें फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। तो वही वाला टॉपिक हमारा चल रहा है और इसे हम डिटेल में देख रहे हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा? अब तक हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 30 तक देखा, ठीक है। इसके बाद अब हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये वाला पॉइंट है आर्टिकल 32। इसे हम देखेंगे। इसके साथ साथ आर्टिकल 31 जो निरसित हो गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है, निरसित खत्म कर दिया गया है, उसे देखेंगे। तो आर्टिकल 31 और 32 आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 32 देखेंगे, फिर आर्टिकल 31 देखेंगे। थोड़ा सा उसमें है कॉन्सेप्ट, वो भी पूरा कंप्लीट करेंगे। तो 32 तक हो जाए, अगली वीडियो में हम 33, 34, 35 और फंडामेंटल राइट और इस बुक को ही खत्म करेंगे। ओके, समझ में आ गया? लेक्चर शुरू करें। तो शुरू करते हैं लेक्चर। कहां से स्टार्ट होगा? आर्टिकल 32 से स्टार्ट होगा। और इसमें क्या 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 पढ़ेंगे हम? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक धानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम देखने वाले हैं। इस आर्टिकल के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है आर्टिकल 32 क्लॉज 1। ये क्या कहता है? मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। क्या कह रहा है? मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय, मतलब एससी में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार, अपील करने का अधिकार। यह कहता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। यह वाली बात कह रहा है आर्टिकल 32 क्लॉज 1। लेकिन जब हमने मूल अधिकार की शुरुआत की थी तो हमने क्या कहा था? मूल अधिकारों के अभिरक्षण, मतलब मूल अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? एक तो हाई कोर्ट करेगा और एक सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसमें हम डायरेक्ट जा सकते हैं। वैसे तो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है सबसे पहले। किसी भी अगर कोई भी हमारा अधिकार का हनन हो रहा है, किसी भी चीज का हनन हो रहा है, जैसे हमारी जमीन छीन ली या फिर हमारा कोई आपराधिक मामला आ गया, तो हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन अगर हमारे मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट का 126 और सुप्रीम कोर्ट का 32, ये हमने बताया था उसी समय पर। तो आपको याद होगा, इसी 32 वाले आर्टिकल को हम देख रहे हैं जो मूल अधिकारों का ही पार्ट है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 32 क्लॉज 2। ये क्या कहता है कि इसके तहत, मतलब अगर संवैधानिक उपचार करने हैं तो संवैधानिक उपचारों के तहत, संवैधानिक उपचारों के तहत सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या वो हैं? एससी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, प्रवर्तन मतलब लागू करने के लिए या फिर इनकी अभिरक्षा के लिए निर्देश। ये तीनों शब्द याद रखना, बहुत आते हैं ये। निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो ये तीन क्या है? सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है। कौन कौन से काम कर सकता है? या तो वो निर्देश करेगा, या आदेश देगा, या रिट जारी करेगा।
ठीक है, अब हम रिट भी देखेंगे कि रिट कितनी है, और उसके साथ साथ और भी चीजें देखेंगे। अब आर्टिकल 32 क्लॉज 3 और देख लेते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 क्लॉज 3 ये क्या कहता है, संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो अतिरिक्त न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायालय मतलब जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन कोर्ट्स को भी ऐसी शक्ति प्रदान कर सकता है। अब यहां संसद को भी कुछ अधिकार है, संसद द्वारा एससी के अतिरिक्त, अब यहां मैं एससी लिख रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत करना, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, एससी के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों को, अन्य न्यायालयों को भी ऐसी शक्ति प्रदान की जा सकती है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कौन सी शक्ति की बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ, मान लीजिए आपका आर्टिकल 15 का हनन हो गया, तो आप कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाएगा, निर्देश दिया जा सकता है, आदेश दिया जा सकता है और रिट जारी की जा सकती है। अब आर्टिकल 32 क्लॉज 3 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की, वो शक्ति हम बढ़ा सकते हैं, ये संसद के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन वैसे तो आया भी है पीसीएस का, यूके पीएससी में आया था ये क्वेश्चन कि संसद मतलब किसे, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति अन्य न्यायालयों को देने की शक्ति किसके पास है, वो है संसद के पास। तो दोनों ही क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब बात करते हैं रिट जारी करने की शक्ति के बारे में। रिट, WRIT कहते हैं इसको, रिट जारी करने की शक्ति, ये हम देखेंगे। रिट कितने प्रकार की होती हैं, याद रखना है आपको, 5 प्रकार की रिट होती हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, HABES CORPUS। देखिए अगर स्पेलिंग गलत हो तो मुझसे मत कहना, ठीक है, थोड़ा सा देखिए। हैबियस कॉर्पस है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये होता क्या है, इसका मतलब है सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना। किसे सशरीर प्रस्तुत करना, कहां सशरीर प्रस्तुत करना, क्या है सशरीर प्रस्तुत करना, तो इसमें स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है। इसमें क्या किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी होती है, लिख लेते हैं, अवैध गिरफ्तारी, गिरफ्तारी या निरुद्धि मतलब नजरबंदी, नजरबंदी आप जानते हैं, नजरबंदी की स्थिति में, ठीक है, ये जारी किया जाता है। मान लीजिए जैसे किसी भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और मैंने बताया था आर्टिकल 20 की बात कर रहे हैं हम। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्लॉज 3 कहता है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अब यहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया और उसका कारण नहीं बताया जा रहा है और उसको कहीं पर ले जाया भी नहीं जा रहा है, कोई भी उसके मूल अधिकार उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। अब मतलब आर्टिकल 20 का सीधे सीधे हनन हो रहा है। या फिर नजरबंदी का मतलब होता है जैसे किसी का घर है,
ठीक है, उसके घर में ही उसे कैद कर दिया जाता है और बाहर नहीं जाने दिया जाता। आप यहां पर कैद रहेंगे, जेल की तरह ये होगा, बाहर 2 पुलिस वाले या 4 पुलिस वाले खड़े होंगे जो आपको देखते रहेंगे कि आप बाहर तो नहीं जा रहे। ये होती है नजरबंदी। तो गिरफ्तारी या नजरबंदी हो जाती है, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे सामने इस व्यक्ति को प्रस्तुत करो। ये क्या कर रहा है? रिट जारी कर रहा है, एक रिट जारी की जा रही है कि हम इस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो। तो यही है पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं। क्या क्या अपवाद है? एक तो अपवाद से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि जो ये गिरफ्तारी की जा रही है वो किसके विरुद्ध है? विरुद्ध। ये भी आपको याद रखना है, यहां पर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, क्या किस किस के विरुद्ध है? पहले तो लोक प्राधिकारी के विरुद्ध है। लोक प्राधिकारी मतलब जैसे पुलिस प्रशासन होता है उसे कहते हैं लोक प्राधिकारी, मतलब समाज के जो भी प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ ये जारी किया जाता है। दूसरा, ये निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किया जाता है, ठीक है। निजी व्यक्ति मतलब अगर मैंने ही किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ के रख लिया अपने घर में, या फिर मैंने वो कर लिया, उसे नजरबंद कर दिया, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, तो मेरे खिलाफ भी रिट जारी की जा सकती है, या फिर पुलिस वालों के खिलाफ, या फिर किसी और जो प्राधिकारी है, लोक प्राधिकारी है, उसके खिलाफ, मजिस्ट्रेट, जो जितनी भी एजेंसीज हैं जो हमारी अभिरक्षा के लिए होती हैं, तो उनके खिलाफ ये जारी किया जा सकता है। अपवाद क्या है? अब अपवाद देखेंगे इसके। अपवाद हैं, पहला अपवाद है, पहला, ये न्यायालय द्वारा ही गिरफ्तारी का आदेश दिया जाए। न्यायालय द्वारा ही गिरफ्तारी का आदेश दिया जाए। गिरफ्तारी का आदेश दिया हो। अब न्यायालय ने ही गिरफ्तारी का आदेश दिया है कि इसे गिरफ्तार करके उसमें डालो, ठीक है, कहते हैं कि 15 दिन का क्या किया जाएगा, आपको रिमांड पर भेजा जाएगा। तो ये न्यायालय ने ही आदेश दिया है कि 15 दिन के लिए गिरफ्तार कर लो या नजरबंद कर लो इन्हें, ठीक है, इन्हें घर से मत निकलने देना जब तक कि हमारा केस सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक इन्हें घर से बाहर जाने का कोई भी आदेश नहीं है। ये न्यायालय कह रहा है। जब न्यायालय कह रहा है तो उसके ऊपर क्या हैबियस कॉर्पस लागू हो सकता है? उसके ऊपर हैबियस कॉर्पस लागू नहीं हो सकता, क्योंकि न्यायालय ही अपने विरुद्ध कैसे निर्णय दे सकता है। तो ये वाली बात पहले पॉइंट में है। दूसरा है इसका, ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता। ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता, उसके खिलाफ हैबियस कॉर्पस लागू नहीं की जा सकती है। कैसे? अगर जैसे कोई एक व्यक्ति है और आपने देखा होगा मिलिट्री का कोई रूल लागू हो गया, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जैसे आपके मूल अधिकारों का पूरा हनन हो जाता है उस जगह पे, अगर मिलिट्री रूल कहीं पर लागू हो जाता है। तो अभी बताएंगे आपको, आर्टिकल 33, 34, 35 में ये चीजें आपको बताई जाएंगी। तो उस जगह पर जो व्यक्ति रह रहे होंगे वो कहेंगे हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, आप रिट जारी कीजिए। तो उस जगह पर रिट जारी नहीं की जाती, क्योंकि ये किसने लगाया है? ये संसद ने लगाया है या फिर न्यायालय ने लगाया है, और न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर हो गया वो जगह, तो उस जगह के व्यक्ति पर हैबियस कॉर्पस नहीं लगाया जा सकता। अब आप समझ गए दोनों अपवाद। यही आपका एक रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले की अगर हम बात करें तो अगला है दूसरी रिट। ये इस जगह पर ए लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल ए, यहां लिखते हैं कैपिटल बी, तो आपको समझ में आएगा। दूसरा है परमादेश। परमादेश, परमादेश का इंग्लिश में क्या है? मैंडेमस, MANDAMUS, ठीक है, मैंडेमस है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अर्थ क्या है इसका? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अब क्या आदेश दिया जा रहा है? किसे आदेश दिया जा रहा है? ये आदेश इस प्रकार का होता है, मान लीजिए कि कोई एक लोक प्राधिकारी है,
ठीक है, उसने अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन न किए जाने के कारण, अगर कोई एक अधिकारी है, जैसे एक एसआई है, ठीक है, एसआई का काम क्या है, अपने समाज में जो भी गलत काम हो रहे हैं उन गलत कामों में वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अपना जिसका जो उसका काम है वो काम वो नहीं कर रहा है। जैसे एक डॉक्टर है, उसका काम है मरीजों को देखना और वो मरीजों को नहीं देख रहा है, तब इस तरह की रिट जारी की जाती है। तो क्या है कि कोई लोक प्राधिकारी प्राधिकारी तो ये किसके खिलाफ जारी की जा रही है, लोक प्राधिकारी के खिलाफ, प्राधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किए जाने पर अब आप समझ गए कब लागू की जा रही है कि अगर कोई लोक प्राधिकारी है वो अपने कर्तव्यों का पालन ही नहीं कर रहा, उसका काम है ना, एक काम है, उस काम को करना है उसे, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो कौन सी रेट जारी होगी, मैंडेमस जारी होगी। और सार्वजनिक प्राधिकारी है, इसके विरुद्ध ही जारी की जाती है। तो किसके विरुद्ध इसमें है सार्वजनिक, क्या निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है, निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है, प्राधिकारी, ठीक है, सार्वजनिक प्राधिकारी के खिलाफ ही इसे जारी किया जा सकता है। निजी व्यक्ति है तो वो कहेगा कि भाई मेरा मन नहीं है मेरा काम करने का, भाई मैं किसी को वो थोड़ी नहीं हूं, मेरा कोई कर्तव्य थोड़ी नहीं है आपके लिए काम करना। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक प्राधिकारी है वो ऐसा काम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वो तनख्वाह लेता है और तनख्वाह लेता है तो उसे काम करना होगा। तो याद रखना कि निजी, यहीं पे नोट करके अगर लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं, ठीक है। तो किसके विरुद्ध की जा रही है, सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध की जा रही है। अब इसके अपवाद हैं वो देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से अपवाद हैं, पहला तो है अपवाद, पहला है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। अब राष्ट्रपति से ही कहने पहुंच गए भैया तुम अपना काम नहीं कर रहे हो तो ये चीजें नहीं की जाएंगी, ठीक है। और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होगा, यही इसका अपवाद है। और कोई भी अपवाद नहीं है, किसी के भी खिलाफ जारी की जा सकती है लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये तो हमने छूट में भी देखा ना कि कौन कौन सी छूट है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष छूट दी गई है। तो यही बात इसमें स्पष्ट है। अब बात करते हैं अगले की। अगला क्या है, तीसरा सी अगर देखें तो वो है प्रतिषेध। ये बहुत अच्छी है, प्रतिषेध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन, PROHIBI, अरे ये क्या लिखा, BITION, ठीक है, प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मना करना। मना करना, किससे मना कर रहे हो भाई, क्या मना कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो। अब यहां पर किसके खिलाफ ये जारी की जा रही है, गौर से सुनिए। अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय है या निम्नतम न्यायालय है, कोई नीचे का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट वाले जो काम होते हैं वो वाले कामों की बात कर रहे हैं हम, कि कोई अधीनस्थ न्यायालय है उसके द्वारा अपने क्षेत्र में कोई भी काम किया जाएगा तब तक तो ठीक है, लेकिन अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है वो अधीनस्थ न्यायालय, उसका क्षेत्र क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई एटा की जगह है, एटा, एटावा, मैनपुरी, कोई भी एक जगह मान लीजिए, आगरा की जगह मान लीजिए, ठीक है। तो आगरा में एक कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस कोर्ट का काम है आगरा के केस को देखना, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो लखनऊ के केस को देख रहा है। लखनऊ के केस को तो वो नहीं देख सकता, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जब वो इस तरह का काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी ये काम मत करो, कौन सी रिट जारी करेगी, प्रोहिबिशन, ठीक है। तो आपको याद रखना, प्रतिषेध मतलब मना करना, वो मना करेगी कि ये वाला काम आप मत करो, ये काम बहुत ही आगे है।
तो याद रखना अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य या निर्णय देने पर करने पर यह जारी होती है। ठीक है, अब यहां न्यायालय के विरुद्ध रिट है। ये जो न्यायालय का न्यायालय तथा अधिकरण। अब देखिए यहां अधिकरण और एक शब्द आता है। ठीक है, तो अधिकरण आपको याद रखना है कि अधिकरण क्या है। ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपको न्यायालय वाला टॉपिक कंप्लीट पढ़ाऊंगा ना। मैंने बोला था कुछ टॉपिक है, 6 टॉपिक है, जैसे हमें एक्स्ट्रा देखना है तो 6वें टॉपिक में न्यायालय भी है, उसे मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, उसमें मैं अधिकरण बताऊंगा। ठीक है, अधिकरण होते हैं कुछ न्यायालय जैसे ही होते हैं और उन्हें भी क्या है, न्याय करने का, अधिकरणों के पास भी न्याय करने की शक्ति होती है, तो उनकी बात है। तो यहां क्या है, न्यायालय का न्यायालय व अधिकरण के विरुद्ध रिट। ठीक है, तो अब यहां न्यायालय और अधिकरण के विरुद्ध रिट है। आपको याद रखना है किसके विरुद्ध है, न्यायालय और अधिकरण के विरुद्ध रिट है। ये अधिकरण मैं आपको बाद में बताऊंगा, याद रखना, अपनी कॉपी में लिख लेना। अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो आपको बोलना है जब हम न्यायालय वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो उस जगह पे कि आपको अधिकरण भी पढ़ाना है। ठीक है, तो अब आपको क्या किया जाएगा, इसमें काम क्या किया जाएगा, इसमें काम किया जाएगा कि अगर कोई ऐसी अदालत है उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोका जाता है। ये पॉइंट है प्रतिषेध का। प्रतिषेध मतलब मना करना, कोई अपने बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, उसे रोको। अब अगला आता है कि काम करने से रोक तो दिया, कोई भी काम कर रहा है और काम करते हुए अगर कोई कार्य जारी है, उस कार्य जारी होते हुए रोकना। अगले पॉइंट की बात करेंगे तब आपका कनेक्ट हो जाएगा। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब क्या है, सरसरी, CERTIORARI। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सरसरी का मतलब प्रमाणित करना, प्रमाणित करना। जब ई पॉइंट पढ़ेंगे आप तब वो क्लियर होगा। प्रमाणित करना, भाई क्या प्रमाणित कर रहे हो, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करने पर, ठीक है, ये जारी किया जाएगा। और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा भी अधिकार क्षेत्र से कार्य करने पर जारी किया जाएगा। तो किन किन के खिलाफ, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय प्लस सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक अधिकारी का अपने अधिकार क्षेत्र से, अब दोनों एक जैसे हैं ना, तो आप को मैं बताऊंगा अंतर क्या है। क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करना, जाकर कार्य करने पर। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां कार्य हो चुका है, ये याद रखना। वहां पर क्या हो रहा था, अगर कार्य जारी है, ठीक है, और यहां पर कार्य हो चुका है, निर्णय आ चुका है, निर्णय हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो कार्य कंप्लीट हो गया, तब ये रिट जारी की जाती है कि आप प्रमाणित करो कि आपने ये क्यों किया। और ऐसा करने पर क्या किया जाएगा, अगर कोई निर्णय आ चुका है, निर्णय आ चुका है, तो न्यायालय क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकती है, निर्णय को निरस्त कर सकती है, प्लस अपने पास बुला सकती है, अपने पास मंगा सकती है,
कि ये निर्णय हमारे पास लेके आओ, हम इसका निर्णय करेंगे, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में तो पूरा देश आता है, तो उसके अधिकार क्षेत्र में तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, या कोई सार्वजनिक अधिकारी है उसने कोई निर्णय किया, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो इस पर जारी किया जाएगा, क्या जारी किया जाएगा, उत्प्रेषण जारी किया जाएगा, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरसरी कहते हैं। अब अगर इन दोनों की तुलना करें, अब सी और डी आपको समझ में आ गया। प्रतिषेध में क्या हो रहा है, प्रतिषेध में न्यायालय उस क्षेत्र में काम कर रही है, अभी तक निर्णय नहीं आया है, कार्य कर रही है, तो उसे कार्य करते हुए रुक जाएगा, रुक 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 भाई, अभी आगे मत बढ़, बस खत्म करे इसे। अगर उत्प्रेषण जारी करना है तो कब जारी करेगा, कि कोई अधीनस्थ न्यायालय उसने निर्णय दे दिया, खत्म ही हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को पता चला अरे भाई निर्णय आ चुका है, अब क्या करें, तब उस निर्णय को वो निरस्त करेगी या फिर अपने पास मंगा लेगी और उस पर करेक्शन करके दूसरा निर्णय देगी। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या अंतर है वो देख लेते हैं दोनों में। पहला है प्रतिषेध, प्रतिषेध, और दूसरा है उत्प्रेषण। ठीक, प्रतिषेध में क्या होगा, निर्णय से पूर्व रोका जाएगा, निर्णय से पूर्व रोका जाएगा, और यहां पर क्या है, निर्णय के बाद रोका जाएगा, निर्णय के बाद रोका जाएगा, रोका जाएगा। पहला तो समझ में आ गया। अब ये क्या है, ये जो निर्णय से पूर्व रोका जा रहा है ये क्या है, ये निवारक उपाय है, निवारक उपाय, मतलब कोई कार्य गलत हो गया तो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो वो कर रहे हैं, पहले से ही प्रिवेंट कर रहे हैं उस चीज को, इसलिए इसे क्या किया जाएगा, निवारक उपाय कहा जाता है। ये होता है उपचारात्मक, मतलब अब तो भाई गलती हो गई, अब तो पैर में दर्द शुरू हो ही गया, पैर में दर्द होने से पहले ही पहले तो या तो रोक लेना चाहिए था, अब पैर में दर्द शुरू हो गया है तो अब क्या करो, अब इसका उपचार करना शुरू कर दो। उपचार मतलब दवाई देना शुरू कर दो, उपचारात्मक कार्य, उपचारात्मक उपाय। ठीक है, कार्य या उपाय। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये किस तरह का है, ये निवारक उपाय है। अभी आपसे पूछा जाए कि निवारक उपाय कौन सा है, तो वो प्रतिषेध है। उपचारात्मक उपाय कौन सा है, तो वो उत्प्रेषण है। इसमें ही इसे एक कहा जाता है निष्क्रिय धारणा, निष्क्रिय धारणा। क्यों कहा जाता है निष्क्रिय धारणा, अगर रेट में पूछा जाए, रेट में निष्क्रिय धारणा किसमें है, तो निष्क्रिय धारणा होती है प्रतिषेध में, कि कोई कार्य चल रहा है और चलते भाई आपने रोक दिया, अरे नहीं इस कार्य को रोक दो भाई। ठीक है, उसके बाद उसका निर्णय कहां जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा, वो चीजें नहीं देखी जाती है, इसलिए कहा जाता है एक कार्य चल रहा था, उस कार्य को आपने रोक दिया, लेकिन इसे कहते हैं सक्रिय धारणा। अब सक्रिय धारणा क्यों, क्योंकि हमने 2 पॉइंट बोले थे इसमें कि कोई निर्णय आ चुका है, अब उस निर्णय का क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगाएगा, और मंगाने के बाद वो क्या करेगा, या तो उस निर्णय को बदलेगा या निर्णय को निरस्त करेगा और दूसरा निर्णय देगा। तो यहां पर ये सक्रिय धारणा के रूप में दिखाई दे रहा है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है, इसीलिए उत्प्रेषण को सक्रिय धारणा कहते हैं। लास्ट बची आपकी ई, वो क्या है, अधिकार प्रच्छा। ये बहुत बढ़िया है, अधिकार प्रच्छा, कोवरेंटो, QUARRANTO। ठीक है, कोवरेंटो। अधिकार प्रच्छा का क्या मतलब है, इसका मतलब है किस प्राधिकार से, किस प्राधिकार से। ठीक है, यहां पर किस प्राधिकार का मतलब है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद को धारण करता है, सार्वजनिक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसकी बात कर रहा हूं, को धारण, और कैसे धारण करता है, अवैध रूप से अवैध रूप से। ठीक है, तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी की जाएगी,
को वारंटो जारी की जाएगी। यही है कि कोई भी व्यक्ति है वो सार्वजनिक पद को धारण कर ले अवैध रूप से, मतलब उसके एग्जाम में कम मार्क्स हैं और फिर भी वो क्या करे, उस पद को धारण कर ले, तो कहा जाएगा किस अधिकार से, किस प्राधिकार से आपने ये पद धारण कर लिया, आप तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गए, पांचों रेट आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम संवैधानिक उपचारों का महत्व देखेंगे। ओके, तो इनके महत्व की बात करें हम, तो इनके महत्व में क्या क्या आएगा। सबसे पहले आर्टिकल 32 का महत्व देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 का महत्व, ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहली बात करें तो मूल अधिकारों को प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रभावी बनाते हैं, मूल अधिकारों को, मूल अधिकारों को प्रभावी और व्यवहारिक बनाना। देखिए, मूल अधिकार तो लिख गए, मूल अधिकार लिख गए, अब मूल अधिकारों को कोई देखने वाला भी तो चाहिए कि मूल अधिकारों की रक्षा हो रही है, मूल अधिकार दिए जा रहे हैं लोगों को, ये भी चीजें तो देखनी पड़ेंगी। अगर इनमें कोई भी कोताही बरती जाती है तब आता है हमारा न्यायालय, और न्यायालय क्या करता है, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाता है, कहता है कि भाई आपको मूल अधिकार देने पड़ेंगे लोगों को, और व्यवहारिक बनाता है, आम लोगों के साथ भी साझा करना है मूल अधिकारों को। ऐसा नहीं है कि जिन्हें जानकारी है मूल अधिकारों की बस उन्हें ही मूल अधिकार मिले और जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें मूल अधिकार ना मिले। तो इन चीजों को भी देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट समय समय पर क्या करता है, कुछ काम करता है, जिससे पता चलता है लोगों को कि नहीं, ये अधिकार तो देने पड़ेंगे, बाध्यकारी हैं, सरकार के खिलाफ है, कि सरकार को ये काम करना ही होगा। ठीक है, अगर लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन सरकार को यह काम करना ही होगा। यह बात कौन कहता है, आर्टिकल 32 कहता है। अब लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों के संरक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये, जो लोकतंत्र में नागरिक अधिकार है। नागरिक अधिकार कौन से, इसी में ही जितने मैंने बताए थे, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये सारे अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों को प्राप्त अधिकार होते हैं, और इन्हीं अधिकारों को क्या किया जाता है, प्रभावकारी बनाया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर कर ये आ जाती है लाइन, इन्हें आर्टिकल 32 को क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा, संविधान की आत्मा, डॉक्टर अंबेडकर ने। तो डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरा महत्व क्या है कि जो आर्टिकल 32 है उसमें संवैधानिक उपचार स्वयं में भी एक मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार तो प्रभावकारी है, इसी में आर्टिकल 32 को भी डाला गया। आर्टिकल 32 मूल अधिकारों की रक्षा कर रहा है और वो भी एक मूल अधिकार है, मतलब आर्टिकल 32 को हटाया नहीं जा सकता आसानी से। यही बात कहने के लिए आर्टिकल 32 को भी मूल अधिकारों में जोड़ दिया गया कि भाई ये भी एक मूल अधिकार है, इनकी रक्षा भी होनी चाहिए। मूल अधिकार तो दो और मूल अधिकारों की रक्षा भी करो, इसीलिए आर्टिकल 32 को मूल अधिकारों में जोड़ा गया। और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, अपील करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय में। मूल अधिकारों के हनन पर, मतलब मूल अधिकारों का कोई आपको खत्म कर रहा है, आपके मूल अधिकारों को खत्म कर रहा है, हनन पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार मिलता है, जाने का अधिकार मिलता है। ये वाली बात है आपके मूल अधिकार आर्टिकल 32 से 32 से देखने को मिल रहा है। चौथा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके खिलाफ है, ये विधायिका और कार्यपालिका
कार्यपालिका दोनों के खिलाफ है, दोनों के खिलाफ है, प्राप्त अधिकार है। ठीक है, मतलब यहां पर केवल विधि ही बनाकर मूल अधिकारों का हनन करने से नहीं रोकता है। अगर कार्यपालिका के व्यक्ति, अगर मान लीजिए जैसे परमानेंट जो होते हैं, जैसे आपका इंस्पेक्टर हैं, एसआई हैं, ये भी अगर आपके मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो इनके विरुद्ध भी क्या किया जाएगा, रिट जारी की जा सकती है और इस पर लागू होगा कि भाई आप मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। इसी वजह से कहा जाता है कि विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों के ही खिलाफ है। तो आपको याद रखना है, सीधे सीधे लाइन आ जाती है कि मूल अधिकार जो प्राप्त अधिकार है वो किनके विरुद्ध है, वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध है। यहां पर आपका आर्टिकल 32 पूरा खत्म हो जाता है। अब आर्टिकल 32 में कुछ भी नहीं रह गया है। तो अब बात करेंगे हम एक आर्टिकल 31 है उसके बारे में। ये स्टोरी की तरह आपको देखना है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, पूछा जा सकता है केवल कि आर्टिकल जो 31 था वो संपत्ति का अधिकार था, किसके बाद हटाया गया, कहां कर दिया गया, अब ये चीजें पूछी जाएंगी तो वो मैं बताता जाऊंगा। अभी क्या करना है, एक स्टोरी की तरह सुनना है। तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसे क्यों खत्म किया गया और क्या कारण थे के पीछे। सबसे पहले तो जो संपत्ति है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग है। संपत्ति का अधिकार हमने देखा होगा, जो नैतिक अधिकारों की बात हमने की थी, शुरुआत में नैतिक अधिकारों की बात की थी तो उसमें संपत्ति के अधिकार को हमने जोड़ा था। ठीक है, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, तो ये चीजें क्या थी, नैतिक अधिकारों में आती हैं। और यह कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। कैसे कार्य करने की प्रेरणा देता है कि अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं और उसके हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसकी हमें संपत्ति नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई कार्य करेंगे नहीं करेंगे। अगर मेरे पास घर नहीं होगा, मेरे पास कुछ प्लॉट्स नहीं होंगे, मेरे पास खेत नहीं होगा, तो क्या मैं उसमें काम करने के लिए प्रेरित होऊंगा, नहीं होऊंगा। ठीक है, और अगर मेरे पास खेत में वृद्धि होगी तो ये क्या करेगा, उत्पादकता को भी बढ़ाएगा, उत्पादकता बढ़ जाएगी। ये चीजें संपत्ति के अधिकार की प्लस पॉइंट है। ठीक है, औपनिवेशिक काल में अगर हम देखें तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर भी संपत्ति के अधिकार को माना गया था और इसे सरकार के विरुद्ध संरक्षण भी प्राप्त था। ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं हम, औपनिवेशिक काल की बात कर रहे हैं, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय पर भी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और सरकार के विरुद्ध इसे संरक्षण प्राप्त था। मतलब निजी क्षेत्र और उद्योगपतियों के लिए जो खेत होते थे, मतलब जो क्षेत्र होते थे, उन क्षेत्रों को निजी लोग हैं और क्या है, उद्योगपति हैं, तो उद्योगपतियों को भी क्षेत्र की जरूरत होती है, उनके लिए उनका संरक्षण किया जाता था और सरकार के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त था उन्हें। सरकार उनकी जमीन को ले नहीं सकती थी आसानी से। तो यही बात है। इसमें एक पॉइंट और है कि योग्यता के अनुसार संसाधन की प्राप्ति होती है। यहां पर इस तरह से नहीं है कि अरे अगर देश में 100 लोग हैं तो 100 लोगों को हम बराबर बराबर सबको बांट दें क्षेत्र, ऐसा नहीं है। अगर आपने ज्यादा काम किया है तो आपको ज्यादा क्षेत्र मिल जाएगा, अगर आपने कम काम किया है तो कम क्षेत्र मिलेगा। तो इतनी बातें तो हो गई संपत्ति के अधिकार में। जो पुरानी बातें थी वो हमने देख ली, अच्छी अच्छी बातें थी वो हमने देख ली। अब इससे संबंधित विवाद क्या हुए, तो इससे संबंधित दो विवाद आए। एक तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और योग्यता के आधार पर इसका विकास हो रहा था और विकास और समृद्धि का प्रतीक था ये। लेकिन हमने जब आगे पढ़ेंगे, टीपीएसपी पढ़ेंगे, मूल अधिकार की जब हमने बात कर ली, मूल अधिकार में क्या दिया गया था, योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है विकास और समृद्धि, विकास समृद्धि। अब यहां पर समृद्धि और विकास का दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, विकास का अर्थ अलग होता है, समृद्धि का अलग होता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, विकास और समृद्धि क्या है। यहां पर अगर डीपीएसपी देखें, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उसमें एक है संसाधनों का समतामूलक वितरण, संसाधनों का समतामूलक वितरण।
यहां पर बोला गया कि जितने भी हमारे देश में संसाधन हैं उन्हें सभी लोगों के साथ वितरित किया जाए, सभी लोगों का अधिकार क्या हो, उन पर निर्देशित हो, ये वाली बात की गई। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जब संपत्ति का अधिकार हमने दे दिया मूल अधिकार में और संसाधनों का समता मूलक कर रहे हैं। तो अगर संसाधनों का समता मूलक करना है, वितरण करना है, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार कैसे कर सकते हैं? उस समय पर आप याद कीजिए 1950 की बात आप याद करिए, तो 1950 में क्या था, लोगों के पास अपार संपत्ति थी। कुछ लोगों के पास, जो सामंती लोग थे, राजा साहब थे, उनके पास 5-5 हजार एकड़ जमीन बट रखी हुई थी। ठीक है, अगर संसाधनों का समता मूलक करना है, वितरण करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उनकी जो 5,000 एकड़ जमीन है उसे लोगों में बांटना पड़ेगा कि नहीं। कुछ लोग हैं उनके पास संपत्ति है ही नहीं, उनके पास जमीन है ही नहीं, तो उस जमीन को जब तक मूल अधिकारों से हटाया नहीं जाएगा तब तक वितरित कैसे किया जा सकता है? क्योंकि अगर वितरित करना शुरू कर दिया और वो मूल अधिकार का पार्ट है, सीधे जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट में, सीधे जाएगा हाई कोर्ट में और कहेगा मेरे संपत्ति का किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है और ये मूल अधिकार में मुझे संपत्ति दी गई थी, तो संपत्ति को आप इस तरह से नहीं बांट सकते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ सरकार के साथ। सरकार को ऐसा काम करना था, सरकार डीपीएसपी के लिए काम करना शुरू कर दिया ना, क्योंकि अगर डीपीएसपी को कब लागू किया जाएगा, जब सरकार के पास संसाधन होंगे। वो उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन संसाधन होना जरूरी है ना, तभी तो डीपीएसपी लागू होगा। तो संसाधनों के समतामूलक वितरण के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक हो गया। इसी वजह से क्या किया, सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के उद्देश्य से प्रेरित होकर कुछ कार्य किए गए। सरकार के कुछ कार्य अगली स्लाइड में देखते हैं, सरकार ने क्या क्या कार्य किए वो हम देखते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि डीपीएसपी का जो समतामूलक वितरण था उसे देखने के लिए सरकार ने कार्य किए। तो सरकार के कुछ कार्य, सरकार के कार्य क्या, सरकार के कार्य थे वो देखते हैं। यहां पर एक लाया गया जमीनी उन्मूलन अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। पहला तो ये लाया गया था। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का क्या मतलब है? इसमें क्या किया, जो जमींदारी हुआ करती थी, जो जमींदार होते थे, आपने अभी भी गांव में नाम सुना होगा कि जमींदार हैं ये, तो जमींदार के पास 500 एकड़ जमीन है, 5-5 हजार एकड़ जमीन है, तो उनका जमींदारी खत्म करने के लिए, उनकी जो संपत्ति थी उस संपत्ति के वितरण करने के लिए जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया था। और फिर क्या हुआ, भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। भूमि सुधार अधिनियम या कानून, भूमि सुधार कानून क्या करता है? भूमि सुधार कानून यह करता है कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारी जमीन है और दूसरे व्यक्ति के पास बिल्कुल जमीन नहीं है, तो जो उस जमीन पर काम कर रहा है, अब एक के पास 5,000 एकड़ जमीन है एक व्यक्ति के पास, क्या वो अकेला व्यक्ति उस क्षेत्र में काम करेगा? उस क्षेत्र में काम करवाया जाता था बधुआ मजदूरों पर, उस क्षेत्र में काम करवाया जाता था जो गिरमिटिया मजदूर हुआ करते थे, बहुत छोटे किसान होते थे, सीमांत किसान जिन्हें कहते हैं, तो उन पर यह काम करवाया जाता था। उनके पास जमीन नहीं है, वो काम कर रहे हैं, दिहाड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब एक किसान मजदूर के रूप में काम कर रहा है, उसे मजदूरी मिल रही है, प्रतिदिन की मजदूरी मिल रही है और उस तरह से वो काम कर रहा है, जबकि है वो किसान, छोटा किसान है, तो दूसरे के क्षेत्र में काम कर रहा है। भूमि सुधार में क्या किया गया कि जो बड़ी भूमि थी उस भूमि को वितरित कर दिया गया छोटे किसानों के लिए। अब यहां पर आप रसिया का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, ठीक है, सामाजिक जो वहां पर लगाया जाता है, इस वजह से रसिया से भी कॉन्सेप्ट लिया गया है, इस तरह की बातें की जाती हैं। अब इतने से काम नहीं चला, सरकार द्वारा ये दो चीजें लाई गई, इससे काम नहीं चला। तब सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक संशोधन किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और ये कब हो गया? 1951 में ही हो गया। 1950 में लागू हुआ हमारा संविधान, 1951 में ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। और उसमें कौन कौन सी बातें की गई? एक तो आर्टिकल जोड़ा गया 31A, आर्टिकल 31A जोड़ा गया, उसमें राज्य को अधिकार होगा कि वह संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान कर सकती है। राज्य को अधिकार होगा, राज्य को अधिकार कि वह संपत्ति
के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान कर सके। अब ये क्यों हो रहा है? अभी तो हम बात कर रहे थे कि लोगों को बांटो, लेकिन ये तो सरकार अधिग्रहण कर रही है। सरकार अपनी जेब में रखने के लिए थोड़ी नहीं अधिग्रहण कर रही है। सरकार को बनानी है सड़कें, सरकार को बनाने थे आईआईटी कॉलेज, सरकार को और कॉलेज बनाने थे, सरकार को मेडिकल कॉलेज बनाने थे, सरकार को हॉस्पिटल्स बनाने थे। उसके लिए तो जमीन चाहिए। तो वो जमीन उसे कहां से मिले? वो जमीन उसे तब ही मिलेगी जब वो अधिग्रहण करे। और अधिग्रहण किनका करेगी? उन लोगों की जमीन का अधिग्रहण करेगी जिनके पास एक्स्ट्रा जमीन है। तो इसी वजह से आर्टिकल 31A जोड़ा गया और उसमें बोला गया कि राज्य को अधिकार दिया जाता है कि वो संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण कर सकती है, अपनी सड़क बना सकती है और कोई कार्य नहीं होगा। जैसे ही ये आया, कॉन्सेप्ट आया, वैसे ही जैसे आप देखो आर्टिकल 30 का हनन हो रहा है ना यहां पर डायरेक्ट, तो क्या हुआ? एक केस आया बेला बनर्जी के, बेला बनर्जी। अब ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक स्टोरी है ना, स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से ये हुआ। तो यहां पर क्या हुआ? केस किया और कहा कि ये तो हमारी संपत्ति का हनन कर रहे हैं, ये इस तरह से नहीं, हमारे जो संपत्ति का अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है, बात तो सही है, तो उसने कहा कि अधिग्रहण भी जरूरी है, क्योंकि अगर सड़क नहीं बनेगी तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? अगर यहां पर गोदाम नहीं बनेंगे तो हमारी जो फसल है वो फसल बर्बाद हो जाएगी। स्टोरेज कहां करेंगे हम? अगर हमारे हॉस्पिटल नहीं बनेंगे तो इलाज कहां पर होंगे? तो ये सारी चीजें भी देखी न्यायालय ने। तो न्यायालय ने पॉइंट दिया एक कि संपत्ति का अधिग्रहण तो कर सकते हो, संपत्ति का अधिग्रहण सही, अधिग्रहण सही, ये तो कह सरकार के पक्ष में भी कर दिया। अब लोगों के पक्ष में क्या बोला? क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति आवश्यक। और ये क्षतिपूर्ति किस आधार पर होगी? बाजारी दर पर, बाजारी दर पर। अब कह दिया कि देखो आपने एक व्यक्ति का 1 बीघा जमीन ले ली। जब 1 बीघा जमीन ले ली तो वो तो आप कर सकते हो कि आपको इस जगह पे कोई भी एक क्षेत्र है, उस जगह पे आपको सड़क निकालनी है, उस जगह की 1 बीघा जमीन है, वो आप ले सकते हो। लेकिन उस 1 बीघा जमीन का जो बाजारी कीमत है, बाजार में जो उसका कीमत चल रही है, उस कीमत को अदा करना पड़ेगा उस व्यक्ति को ही जिस व्यक्ति से आप जमीन का अधिग्रहण कर रहे हो। ये बात कह दी बेला बनर्जी बाद में। अभी भी आपने देखा होगा कि जब सड़क बनती है तो अधिग्रहण किया जाता है जमीन का और उस समय पर भी क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो ये कहां से आया? बेला बनर्जी बाद से ये केस आया। पहला पॉइंट तो ये हो गया था पहले संविधान संशोधन में। दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट वो आर्टिकल 31B था जिसे जोड़ा गया था पहले ही संविधान संशोधन से। और इसमें क्या कर दिया? 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में शामिल भूमि सुधारों, भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों की न्यायिक समीक्षा संभव नहीं है। अब क्या कर दिया कि देखो हमने क्या किया, भूमि सुधार तो हमें करने हैं, तो भूमि सुधार को डाल दिया गया 9वीं अनुसूची में और बोल दिया आर्टिकल 31B बोल दिया कि 9वीं अनुसूची हम लेकर आ रहे हैं और 9वीं अनुसूची में हम जो भी कानून डालेंगे वो न्यायिक समीक्षा में नहीं आएगा। मतलब अगर हमने कोई कानून बना दिया उस पर न्यायालय कोई बात नहीं कर सकता। ऐसे न्यायालय की जो उसकी पावर थी उस पावर को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया, संसद द्वारा किया गया, संशोधन के द्वारा किया जा सकता है, आराम से किया गया। तो ये चीजें हो गई उस समय पर और ये चलता रहा, न्यायिक समीक्षा नहीं हुई। लेकिन एक केस आया रिसेंट में ही, उसे क्या कहा जाता है?
IR कोयलोवाद, IR कोयलोवाद। ये कब आया? ये आया 2007 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा भी पढ़ाया जाएगा। तो इसमें बोला गया कि इसमें आप देखिए, जो न्यायिक समीक्षा है वो आपराधिक मामला तो है ही नहीं, इस वजह से बोला गया कि आपराधिक मामला ना होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, दीवानी मामलों को पिछले रूप से जारी कर सकते हैं। तो यही बोला गया 23 अप्रैल था, 23 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये कब बोला गया? IR कोयलोवाद द्वारा बोला गया। तो आप ये भी पॉइंट याद रखना कि मैंने अभी जो 31B बताया कि 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, उसे कब बदला गया? उसे बदला गया 2007 में, IR कोयलोवाद आया और उसमें बोला गया कि 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन यह पूछा गया ये कब से न्यायिक समीक्षा होगी? क्या आज से होगी? आज से नहीं होगी, ये पुराने रूप में ही लागू होगी कि अप्रैल 1973 से जितने भी नियम इसमें जोड़े गए हैं 9वीं अनुसूची में, उन सभी नियमों की न्यायिक समीक्षा हम करेंगे और बताएंगे। ये पॉइंट हो गया, बाद का पॉइंट है ये, ठीक है। ये पॉइंट बाद का है, लेकिन मैंने बता दिया है क्योंकि आपको क्या करना है, ये भी याद रखना है। यहां पे आपका कंफ्यूजन हो सकता था, वैसे तो मैं बाद में भी बताता था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब पॉइंट क्या आया, जैसे ही 31B जोड़ा गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सरकार ने कौन से कदम उठाए? उसके बाद सरकार ने 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, कब किया था? 1971 में। और इसमें एक आर्टिकल और जोड़ा गया, आर्टिकल 31C जोड़ा गया। उसमें क्या बोला गया कि जो अनुच्छेद 39B तथा C है, आप किसकी बात कर रहे हैं? डीपीएसपी के आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के प्रावधान है, उन्हें आर्टिकल 14 व 19, आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कैसे लिखा जाएगा? उल्लंघन मतलब उनका अगर जो पालन नहीं किया जाए, उल्लंघन किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या बोला गया कि जो डीपीएसपी के जो 39B और 39C है, कौन कौन से हैं? जैसे अगर मैं अभी बात कर दूं, ठीक है, 39B में क्या लिखा हुआ है? संसाधनों का समतामूलक वितरण, संसाधनों का समतामूलक वितरण। और 39C में क्या लिखा हुआ है? 39C में लिखा हुआ है उत्पादन के संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक। उत्पादन के संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक। देखिए ये है तो बहुत अच्छे, केंद्रीकरण पर रोक। ये क्या करते हैं? अगर जैसे कोई भी संसाधन है, ठीक है, उसका समतामूलक वितरण करना है, सभी लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए वो संसाधन है वो। दूसरा जो 39C है वो क्या कर रहा है कि कोई भी उत्पादन के संसाधक है, क्या है? जैसे जमीन को ही मान लेते हैं, भूमि है, भूमि उत्पादन करती है, ठीक है, उनका किसी ने केंद्रीकरण कर लिया, जैसे 5000 हमने बताया 5000 बीघा जमीन है किसी के पास, तो ये क्या है? संसाधन का केंद्रीकरण है ना। तो इस केंद्रीकरण पर रोक करनी है। और फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है और आर्टिकल 19 क्या है?
स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो इन दोनों आर्टिकल पर प्रभावी होंगे आर्टिकल 39B और 39C। अगर हम संसाधनों का समतामूलक वितरण कर रहे हैं तो यहां पर कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 14 के अधीन जाकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है या आर्टिकल 19 को ले जाकर नहीं जा सकता है। ये वाली बात कही 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो अब आप समझ गए कि 31C में क्या जोड़ा गया था और 31C के जो भी पॉइंट्स हैं वो भी हमने बता दिए। ये डीपीएसपी जब हम पढ़ेंगे तब आगे बताएंगे। डीपीएसपी आपका पार्ट नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए आपको याद भी नहीं रखना है। ये सारी बातें याद नहीं रखनी है, मैंने पहले ही बताई, ये सारी बातें आपको याद नहीं रखनी है, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह है, तो उन्हें भी आप देखते जाइए तो अच्छा लगता है कि ये चीजें पता है। तो इससे क्या हो गया, इससे जो 39B और 39C है निदेशक तत्व, वो मूल अधिकारों से भी ऊपर पहुंच गए, जबकि मूल अधिकार तो ऐसे होने चाहिए जिनका हमें संरक्षण करना है। इसी वजह से फिर न्यायालय ने और भी बातें कही। उसके बाद एक आया, सरकार ने अगला पॉइंट रखा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये कब आया, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। 42 और 44 तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशन आया 1978 में। इसमें क्या बोला गया, जो आर्टिकल 31 है और आर्टिकल 19(1)(f) है, इसे निरसित कर दिया गया। अब कलेश ही खत्म। जो आर्टिकल 31 है और आर्टिकल 19(1)(f), ये मैंने आपको पढ़ाया था उसी समय पे, को खत्म कर दिया गया। अब सरकार की और न्यायालय की हेडेक ही खत्म हो गई कि देखिए आपको संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में है ही नहीं। जब मूल अधिकार में है ही नहीं तो फिर और चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है, लेकिन जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है तो फिर संपत्ति हमें कैसे मिल सकती है। तो उन्होंने एक पॉइंट और जोड़ा कि हम क्या करते हैं, एक आर्टिकल जोड़ते हैं, आर्टिकल 300A, नया आर्टिकल है 300A, आर्टिकल के रूप में जोड़ा गया और इसमें दिया गया संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, अब ये संपत्ति का अधिकार कैसा बन गया। संपत्ति का अधिकार अगर जो बात करें क्लियर रूप से, तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। अब कैसा अधिकार बन गया, अब ये बन गया विधिक अधिकार। विधिक अधिकार बन गया। इसीलिए क्वेश्चन आपका बनता है कि संपत्ति का अधिकार किस रूप में प्राप्त है, तो विधिक अधिकार के रूप में प्राप्त है, कानूनी अधिकार के रूप में हमें प्राप्त है, हमें मूल अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। इतना था संपत्ति के बारे में सब कुछ। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, और इतनी चीजों से हमारे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या करिए आप, ये है आपकी एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स को आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो वो चीजें मैंने बता दी वो सारी चीजें आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। इसकी क्या करूंगा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे होगी, तो वहां से आप ये पढ़ लीजिए। देखिए जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा आत्मा और हृदय का, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं ना। विधायिका और कार्यपालिका के खिलाफ मूल अधिकार दिए गए हैं, ये भी बात हमने कर दी। उसके बाद क्या है, निजी संस्थानों के खिलाफ ये रिट जारी करने की शक्ति है, तो वो सब हमें बताया गया है। और क्या क्या बोला गया है कि न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है, ये भी हमें पता है कि न्यायपालिका को सबसे ज्यादा शक्ति मिली है। और न्यायपालिका के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब न्यायपालिका के बारे में क्लियर रूप से आपको पता चलेगा। तो क्या कर सकता है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कोई भी व्यक्ति का हनन हो रहा है, तो वो तुरंत क्या कर सकता है, अदालत में जा सकता है। ये बात भी इसी में लिखी हुई है। अब क्या है, कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं जो हमारे जनहित याचिका के बारे में। तो जनहित याचिका मतलब रिट जारी करने की शक्ति, तो ये भी चीजें हमने पांचों पढ़ ली। यहां तो रिट जारी करने के नाम नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना था। मैंने बताया था, मैंने डीएसएसबी में, केबीएस में क्वेश्चंस देखे हैं, एनबीएस में क्वेश्चंस देखे हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। ठीक है, मतलब उन्होंने 4 रिट एक तरफ लिख दी और चारों के दूसरी तरफ क्या कर दिए,
उनके अर्थ लिख दिए, यहां पर रेट लिखी, यहां अर्थ लिखे। अब कहा मिलान करो, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, इस तरह का होता है ना। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप देखना और आपको पता चलेगा। इसीलिए रेट आपको डिटेल में पढ़नी थी, वो मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दी। तो यहां पर क्या होता है, आर्टिकल 32 तक आपका पूरा खत्म हो गया। 12 से 32 तक आपका पूरा खत्म हो गया है। अब एक बचा आर्टिकल 33, 34, 35। ये छोटा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। जब मैंने आपको बताया था कि सेना अधिनियम क्या होते हैं, नौसेना अधिनियम क्या है, या फिर कहीं पर क्या किया जाएगा, सशस्त्र बल वाला कोई भी अधिनियम लागू किया जाएगा, तो ये भी हम देखेंगे। आर्टिकल 35 भी हम देखेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो होगी, वो हम बना देंगे और आपको पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक अलग अलग दिन पे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में स्टोरेज होंगे। अब अगर जो आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, सारी बातें भूल जाएंगे, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आज फिर वार्न कर रहा हूं कि आपको रिवीजन करते रहना है। आप क्या करिए, एक वीडियो को आप एक बार देख लिया करिए, उसकी जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जो आप भूल सकते हैं, उन्हें आपने नोट कर लिया, वो पढ़ लिए। उसके बाद आप दोबारा वीडियो चलाइए और क्या करिए, 2 की स्पीड पे कर लीजिए। जब 2 की स्पीड पे आपकी वीडियो हो जाएगी तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आपके जो पॉइंट्स होंगे वो जल्दी जल्दी आपके सामने आते जाएंगे और आप उन्हें पढ़ते जाएंगे। इस तरह से होता है रिवीजन। फिर जब आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, उसके बाद आप पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यूज मैं खुद कराऊंगा। अब 2 वीडियो और रह गई हैं, 2 वीडियो और इंतजार कर लीजिए, उसके बाद पीवाईक्यूज की वीडियो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक वीडियो तो हमारी जो 13वीं नंबर की जो वीडियो होगी उसमें हम 33, 34, 35 कराएंगे। उसके बाद जो 14 नंबर की वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों का कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी में स्पेशली दिए हुए हैं, वो हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं, वो कहीं और नहीं मिलेंगे, वो एनसीईआरटी में मिलेंगे। इस वजह से हम एनसीईआरटी का लेके चलेंगे और आपका पूरा मूल अधिकार मतलब एनसीईआरटी ही खत्म हो जाएगी। तो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बनता है। अगर आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जेन्युइन कमेंट करिए, आपको जो जो चीजें पसंद आ रही हैं। मैं क्वेश्चंस पूछता हूं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी दिवाली में लग गए क्या, सफाई वफाई में लग गए? आप 1 घंटा निकालिए, 2 घंटे निकालिए पढ़ाई के लिए, उसके बाद दिवाली का मनाते रहिए, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं। उसके बाद दिवाली जब आएगी 3-4 दिन की आराम से छुट्टी लीजिए, उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। लेकिन अभी 1-2 घंटे तो पढ़ाई करते रहिए ना भाई। क्यों नहीं कर रहे हो पढ़ाई? एग्जाम नहीं आ रहा है, इस वजह से आप क्या हो रहे हो, परेशान हो रहे हो क्या, डिमोटिवेट हो रहे हो? चलिए उस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि बहुत से लोग हैं परेशान हैं, तो उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है, एग्जाम की डेट नहीं आ रही है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।